एनटीए यूजीसी नेट 2021 मिशन जेआरएफ। आगे बढ़े उससे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है ट्यूटोरियल्स बाय श्वेता। आई एम श्वेता एंड मैंने मेरा जेआरएफ कॉमर्स में क्वालिफाई किया है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स शुरू की थी। आज इसका पार्ट 2 करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर वीडियो देखिए। आज के इस लेक्चर में हम डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड कवर करेंगे। डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड करें उससे पहले ज़रूरी है कि हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता हो, जैसे डिज़ायर, वांट एंड डिमांड। ये सुनने में लगता है कि तीनों सेम है, बट एक्चुअली में तीनों में डिफरेंस है, जो कि क्लियर होना ज़रूरी है। सबसे पहले डिज़ायर। डिज़ायर इज़ जस्ट अ विशफुल थिंकिंग, मतलब डिज़ायर सिर्फ हमारी इच्छा होती है। जैसे हमें कलर टीवी चाहिए लेकिन हमारे पास मनी ही नहीं है, तो वो सिर्फ हमारी इच्छा हुई, तो दिस इज डिज़ायर। बट इफ यू हैव इनफ मनी बट यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड इट ऑन कलर टीवी, मतलब अब हम डिज़ायर तो है कलर टीवी की, हमारे पास मनी भी है, बट हम विलिंगनेस नहीं है कि हम उस मनी को उस डिज़ायर पर स्पेंड करें, तो ये वांट होगा, डिमांड नहीं होगा। और जब हमारे पास डिज़ायर भी है, हमारे पास मनी भी है और हम विलिंग भी है उस मनी को उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए, तब वो डिमांड बन जाएगी। मीन्स quantities of a product which a consumer is not only desiring to purchase but able to purchase, but it is also ready to purchase at a given price at a given point of time। मतलब ना तो सिर्फ हमारे पास सिर्फ डिज़ायर है, डिज़ायर भी है, पैसे भी हैं, और हम उस अमाउंट को उस डिज़ायर को पूरा करने पे स्पेंड भी कर रहे हैं, तब वो डिमांड बनेगी। ओके, डिज़ायर सिर्फ हमारी इच्छा होती है। जब हमारी इच्छा भी है, हमारे पास पैसे भी हैं, बट हम उन पैसों को उस पर स्पेंड ही नहीं कर रहे, तो वो हमारी वांट बन जाएगी। और जब हमारी डिज़ायर भी है, हमारे पास मनी भी है और हम विलिंग भी हैं उस मनी को उस पर स्पेंड करने के लिए, तब वो डिमांड बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट डिमांड। डिमांड का मीनिंग देखें तो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड that consumers are willing and able to purchase at various prices during a given period of time। मतलब डिमांड वो क्वांटिटी होती है किसी गुड की जो कि कंज्यूमर विलिंग भी है और एबल भी है उसे परचेज करने के लिए डिफरेंट प्राइसेस पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिमांड। मतलब हम कब कहेंगे कि ये डिमांड है, तो ये डिमांड को डिमांड बोलने के लिए ये पांचों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले डिज़ायर फॉर अ थिंग, मतलब कोई डिज़ायर होना चाहिए किसी थिंग का। नेक्स्ट, मनी टू सेटिस्फाई द डिज़ायर, सिर्फ डिज़ायर होने से कुछ नहीं होना, मनी भी होना चाहिए। थर्ड, विलिंगनेस टू स्पेंड द मनी। अब हमारे पास डिज़ायर भी है, हमारे पास मनी भी है, बट हम उस मनी को उस डिज़ायर पे स्पेंड ही नहीं करना चाहते, तब वो वांट बनेगी, डिमांड नहीं बनेगी। और जब हम उस मनी को उस पर स्पेंड कर देंगे तब वो डिमांड बनेगी। फोर्थ, रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब अगर प्राइस में कुछ चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज होगा। फिफ्थ, रिलेशनशिप ऑफ टाइम एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड। हम जब भी बात कर रहे हैं कि कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड करी है, वो हमेशा ही हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में ही बात करेंगे। ओके, जब ये पांचों होंगी तब हम कहेंगे कि वो डिमांड है। नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिमांड के बारे में। फर्स्ट, डिमांड इज अ फ्लो एक्टिविटी। डिमांड एक फ्लो एक्टिविटी है, मतलब डिमांड कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, इकोनॉमी में हमेशा ही डिमांड होती रहती है, तो डिमांड फ्लो एक्टिविटी। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन यूटिलिटी एंड डिमांड। यूटिलिटी और डिमांड के बीच में हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर यूटिलिटी बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, अगर यूटिलिटी कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, और अगर यूटिलिटी ज़ीरो तो डिमांड भी ज़ीरो। ओके, अब डिमांड की हम बात कर रहे हैं, तो डिमांड को हम रिप्रेजेंट कैसे, हमें पता कैसे चलेगा कि ये डिमांड है, उसे रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करें। तो डिमांड को कैसे रिप्रेजेंट करना है, दो फॉर्म है। फर्स्ट, डिमांड शेड्यूल, सेकेंडली डिमांड कर्व। जब हम डिमांड को
मतलब जब हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें कि इतना प्राइस था तो हम इतनी डिमांड कर रहे थे, इतना प्राइस हुआ तो हम इतनी डिमांड कर रहे हैं। मतलब जब हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशन को एक टेबल की फॉर्म में शो करते हैं तो वो डिमांड शेड्यूल होता है। और जब हम उसी रिलेशन को कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तब वो डिमांड कर्व बन जाता है। तो यही है डिमांड कर्व, द कर्व विच शो द रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर विशेस टू परचेज इज कॉल्ड डिमांड कर्व। जैसे फिगर में भी दिख रहा है, यहाँ पे एक तरफ प्राइस ले रखा है, एक तरफ क्वांटिटी ले रखी है, और फिर दिखा रखा है कि जब प्राइस 4 था तो एक डिमांड कर रहे थे, प्राइस 3 हो गया तो 2 डिमांड कर रहे हैं, प्राइस 2 हो गया तो 3 डिमांड कर रहे हैं, और प्राइस 1 हुआ 4 डिमांड कर रहे हैं। तो जो ये लाइन है डी वाली, ये डिमांड कर्व है। और डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब हमेशा नेगेटिव स्लोप होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट डिमांड। अब करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेज विद द फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस व्हेन प्राइस इंक्रीजेज, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जब प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, और जब प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। बट सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए। मतलब सिर्फ एक प्राइस है जो एक्टिव रहना चाहिए। डिमांड को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिनमें सिर्फ एक प्राइस है जो एक्टिव रहना चाहिए, बाकी सभी फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए। और जो ये डेफिनेशन है, जो इसका मीनिंग है, वो मार्शल ने दिया था। ओके, तो टेबुलर फॉर्म में देखें तो यहाँ एक तरफ प्राइस दे रखा है 1 2 3 4, इधर क्वांटिटी डिमांडेड दे रखी है 4 3 2 1। मतलब जब प्राइस 1 था तो 4 डिमांड कर रहे थे, प्राइस 2 तो 3, 3 तो 2, और 4 हुआ तो 1 हो गया। और यहाँ पर इसको ग्राफ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, नेक्स्ट फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें पता चल गया, अब उसके फीचर्स। इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशन होगा। मतलब जब प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, और जब प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। नेक्स्ट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए। जैसा कि अभी बताया कि सिर्फ एक प्राइस है जो एक्टिव रहेगा, बाकी सारे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं सब कांस्टेंट रहेंगे। रिलेटेड विद टाइम, जब भी हम डिमांड की बात करते हैं तो हमेशा ही हम एक स्पेसिफिक टाइम से रिलेटेड कहेंगे। हम एक वीक का, एक मंथ का, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का। नेक्स्ट, प्राइस एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिमांड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मतलब जैसे हमने बोला बाकी सारी फैक्टर्स तो कांस्टेंट ही रहेंगे, सिर्फ एक प्राइस है जो एक्टिव होता है। अब डिमांड बढ़ेगी या कम होगी वो किस पे डिपेंड करती है? प्राइस पर। तो मतलब प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस बढ़ेगा तो ही हमारी डिमांड कम होगी। तो प्राइस तो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और क्योंकि डिमांड प्राइस के ऊपर डिपेंड है तो डिमांड हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड है वो सिर्फ ये बताएगा कि प्राइसेस बड़े हैं तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, बट एग्जैक्टली कितनी कम होगी वो नहीं बताएगा। नेक्स्ट, रिलेशन नॉट प्रोपोर्शनल। मतलब प्राइस बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, बट ज़रूरी नहीं है कि उसी प्रोपोर्शन में कम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस हाफ कम हो गए, मतलब पहले प्राइस जो था वो 8 था, अब प्राइस 4 हो गया, तो प्राइस हाफ हो गया। प्राइस हाफ हुआ तो ये ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटी डिमांडेड डबल हो जाएगी, नो। तो जो प्रोपोर्शन है वो सेम नहीं होता। नेक्स्ट, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड।
हर एक लॉ की कुछ अजम्पशंस होती हैं। ये लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस हैं। लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स गुड व्हेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड अदर देन प्राइस आर assumed टू बी कांस्टेंट। जितने भी फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं, सिर्फ प्राइस को छोड़कर बाकी सभी फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए। देख लेते हैं। नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिस गुड की बात कर रहे हैं उसके रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर की इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर डज नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। मतलब क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाले हैं, तो आज बेशक कितने भी प्राइस कम हो जाए कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, ये सोच के कि फ्यूचर में तो और कम होंगे। तो कंज्यूमर ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। नो चेंज इन साइज, एज, कॉम्पोजिशन एंड सेक्स रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी कांस्टेंट होनी चाहिए। फैशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये सारी थी अजम्पशंस। नेक्स्ट, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। बट एक्सेप्शंस में उल्टा हो जाता है, प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, और अगर प्राइस कम होंगे तब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। तो ये एक्सेप्शंस हैं। तो वो कहाँ कहाँ है एक्सेप्ट, कौन कौन से केसेस हैं एक्सेप्शन, वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, वेबलेन गुड्स। वेबलेन गुड्स को आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन भी बोलते हैं। दे कमांड मोर डिमांड व्हेन देयर प्राइस इज हाई। ये वो गुड्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है जब प्राइस बढ़ते हैं। अगर उनके प्राइस कम हो गए तो उनकी डिमांड भी नहीं होगी, उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डायमंड। डायमंड की डिमांड क्यों होती है? क्योंकि उसके प्राइसेस हाई हैं। अगर डायमंड के प्राइस कम हो गए तो डायमंड की डिमांड ही नहीं होगी, उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। लॉ ऑफ डिमांड में वैसे ही तो नेगेटिव स्लोप होता है लॉ ऑफ डिमांड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट क्योंकि एक्सेप्शन है ये उसको फेल कर रही है, तो वेबलेन गुड्स क्या बाकी सब सारी एक्सेप्शंस में जो जो डिमांड कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप होएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे कि इस फिगर में भी दिख रहा है कि लॉ की जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है और पॉजिटिवली स्लोप है, मतलब प्राइस बढ़ रहेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ये कि कंज्यूमर को पता है प्राइस बढ़ा हुआ है, प्राइस कम है, बट कंज्यूमर इग्नोर कर रहा है उस चीज़ को, उसकी इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है। थर्ड, एक्सपेक्टेशंस ऑफ राइज और फॉलिंग प्राइस इन फ्यूचर। जो भी पीछे बताया था वही है कि कंज्यूमर को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाले हैं, तो आज कितने भी प्राइस कम हो जाए कंज्यूमर नहीं खरीदेगा। कंज्यूमर को एक्सपेक्टेशंस हैं कि फ्यूचर में प्राइस कम होंगे, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। नेक्स्ट, गिवन गुड्स। पहले पता होना चाहिए गिवन गुड्स होते क्या हैं। गिवन गुड्स वो इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड कम हो जाएगी अगर उनके प्राइसेस कम हुए। इसका एग्जांपल है बाजरा। बाजरा वो गिवन गुड्स है अगर इसके प्राइस कम हो गए तो इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गई। गिवन गुड्स only those inferior goods in case of which law of demand fails is called given good। सिर्फ वही inferior goods जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाती है वो गिवन गुड्स होते हैं। नेक्स्ट, कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस और इल्यूजन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सेल। मतलब जब मार्केट में सेल लगती है तो प्राइसेस कम होते हैं, तो प्राइसेस कम हुए तो उसके हिसाब से तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़नी चाहिए ना, लेकिन कंज्यूमर को लगता है कि सेल है तो यहाँ पर जो क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की वो अच्छी नहीं होगी और वो सेल में खरीदेगा ही नहीं। ये कंज्यूमर की साइकोलॉजी है। तो यहाँ पर प्राइस तो कम हुए बट डिमांड तो नहीं बढ़ी, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। नेक्स्ट, नेसेसरीज ऑफ लाइफ। नेसेसरीज ऑफ लाइफ का मतलब है
कि वो चीज़ें जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अब इनकी बेशक कितने भी प्राइस बढ़ जाएं, हमें चाहिए तो चाहिए, हम उसे खरीदेंगे। नेक्स्ट, वार और इमरजेंसी। अगर लड़ाई हो रही है, कोई इमरजेंसी है, तो प्राइसेस कितने भी हों, हम उस प्राइस पर भी उसकी डिमांड करेंगे। नेक्स्ट, कॉमोडिटी विद स्पेशल ब्रांड और ट्रेड। क्या होता है, जब कोई ट्रेडमार्क होता है तो उस ट्रेडमार्क के हम कुछ खरीदने भी जाते हैं, तो ब्रांड की चीज़ देखकर अगर उसके प्राइसेस बढ़ भी गए, हम फिर भी खरीद लेते हैं कि ये उस ब्रांड की है। तो यहाँ पर प्राइस बढ़े बट फिर भी कंज्यूमर ने उसे खरीदा, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। तो ये एक्सेप्शंस थे लॉ ऑफ डिमांड के, जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तो आज हमने पूरा सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को देखा, फिर हमने डिमांड को पढ़ा पूरा, उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड देखा, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सप्लेनेशन, लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशंस, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस वगैरह वगैरह। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।